राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि गाड़ियाँ सही हाथों में दो, सही ड्राइवर को दो, जिसको चलानी आती है उसको दो। नौ सीखिए ड्राइवर, नशेड़ियों को मत दो, वरना क्या होगा ना, वो आप खुद देख लीजिए। ने 7 लोगों को रौंद दिया। brazen rampage. दोस्तों, 13 मार्च को वडोदरा में एक काले रंग की फॉक्सवैगन आती है, तेज गति से, इतनी तेज कि रौंदती हुई चली जाती है वो 7-8 लोगों को, जिसमें से एक महिला, 37 वर्ष की महिला, अपनी जान से हाथ धो बैठती है और बाकी 7 लोग हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो पकड़ा गया है, रक्षित चौरसिया, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था नशे में, उसके साथ जो बैठा हुआ प्रांशु चौहान, उसकी अलग स्टेटमेंट। मतलब आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। गाड़ी आती है, सबको रौंदती है, जान ले लेती है एक महिला की। उसके बाद साथ की सीट पे बैठा हुआ युवक बाहर आता है, जो कि उसका दोस्त बताया जा रहा है, प्रांशु चौहान। वो बोलता है ये तो पागल हो गया है, और उसके बाद बोलता है कि मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं चला रहा गाड़ी, ये चला रहा है। और वो जो ड्राइवर है सो कॉल्ड रक्षित चौरसिया, इतना एग्रेसिव बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो चिल्लाने लग जाता है, इतना चिल्लाता है कि जैसे पता नहीं कौन सा किला फतेह करके आ रहा है, कौन सी फार्मूला रेस जीत कर आ रहा है। और बाहर आके जोर जोर से चीखता है, अनदर राउंड, अनदर राउंड। उसके बाद किसी महिला का नाम लेता है, निकिता। लोग आते हैं, देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट, चकनाचूर हो गई कार। और उसके बाद ये बंदा कर क्या रहा है? बंदा कोई एक्सीडेंट करके आता है, वो पीछे जाता है, देखता है यार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गई, निकले बाहर, कोई स्टेटमेंट दे, कुछ अपोलोजाइज करे, कुछ माफ़ी मांगे, या अपनी जो किया हुआ उसने काम है उसके ऊपर उसको शर्म हो। वो तो बेशर्मी से मतलब रोड के ऊपर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था कि जैसे कि वो हैबिचुअल हो इस तरीके के क्राइम करने का। दोस्तों, ये बात सच है, वो हैबिचुअल था, आदतन अपराधी। पिछले महीने, 1 महीना पहले, उसके ऊपर इस तरीके का ही एक केस ऑलरेडी दर्ज हुआ था, जिसमें वो माफ़ी मांगी उसने, उसके बाद वो छोटा। वहाँ पर भी ऐसे डीजे बजाया हुआ था उसने, नशा कर रहे थे ये लोग, दारू पी रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। जिसके बाद एक वकील से इनकी भिड़ंत होती है और मामला पुलिस में जाता है और माफ़ी मांगने पर छोड़ा जाता है इसको। उसके बाद आपके सामने ही है ये घटना, कितनी बड़ी घटना हुई है। लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद ये क्या करता है, ये धर्म का नाम लेता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता क्यों लेता है? ताकि लोगों को ये लगे कि ये तो भाई धर्म का नाम ले दो, और उसके बाद आप बचने की कोशिश करो कि वो एक वर्ग ऐसा होगा कि जो आपको सोचेगा यार ये तो हिंदू है, ये तो ओम नमः शिवाय बोल रहा है, या कोई और किसी धर्म का हो वो कुछ और बोलने लग जाए। ये भी एक दोस्तों प्रोपोगेंडा और बचने का एक नया तरीका है। धर्म को आड़ बनाओ, धर्म की आड़ में जाओ और उसके बाद अपना खेल खेलो। और जब उससे पूछा जाता है ये क्यों किया, तो साफ मुकर जाता है। वो बिल्कुल नहीं मानता कि 7-8 लोगों को टक्कर मारी है। वो ये बोलता है कि अचानक से गड्ढा आया, गड्ढे में उसकी गाड़ी का टायर गया, क्योंकि वो हाई टेक गाड़ी थी, उसका जो एयर बैग था वो खुल गया, उसको सामने से कुछ नज़र नहीं आया और उसने एक स्कूटरी को टक्कर मारी। हाँ, टक्कर मारी है, उस महिला की मृत्यु हुई है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। आप समझ रहे हो ये स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है? रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। वाह, पुलिस आती है, पुलिस पकड़ती है, उससे पहले उसकी खूब धुलाई करती है वहाँ की जो पब्लिक है, और पुलिस जैसे तैसे उसको वहाँ से लेकर जाती है। और वो स्टेटमेंट क्या देता है कि मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन हाँ ये अनजाने में हुई है, मैंने कोई नशा नहीं किया। जबकि पुलिस की स्टेटमेंट क्या आती है कि उसने भांग पी हुई थी, भांग खाई हुई थी। अब आप सोच सकते हो दोस्तों, इस तरीके की मानसिकता के लोग जब रोड पर गाड़ियां लेकर खुले में निकलेंगे तो कोई भी इंसान, सड़क पे चलने वाला, सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे टू व्हीलर हो, जो भी कोई गाड़ी हो, जब तक आपको पूरी तरीके से ये विश्वास ना हो जाए कि जिसके हाथ में आप गाड़ी की, एक्टिवा की
टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की चाबी दे रहे हो, वो इस काबिल है कि अपनी जिम्मेवारी से वो गाड़ी चलाए, तब तक मत दो, वरना भुगतना पड़ जाएगा, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। यहाँ पर किसी की जान गई है, किसी केस में खुद शख्स की जो चला रहा है उसकी भी जा सकती है। इस तरीके के केस होते रहेंगे अगर आप लोग आगे आकर ना नकेल नहीं कसोगे। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। लानत है ऐसे पेरेंट्स पर जिनको पता था कि उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वो इस तरीके का आदतन अपराधी है, इतना हंगामा करता है, क्या उसका स्वभाव है। सभी पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चों का क्या स्वभाव है। आपको भी पता होगा, ट्रक ड्राइवर को खलासी के बारे में पता होता है, माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में पता होता है कि उनका क्या स्वभाव है, वो कैसे हैं, कितनी जिम्मेवारी से काम करते हैं और कितने जिम्मेवार वो ड्राइवर हैं। क्यों दी जाती है ऐसे लोगों के हाथ में गाड़ियाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। कितने सख्त होंगे? गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है, छूट जाएगा थोड़े दिन बाद, लेकिन जिस महिला की डेथ हो गई है उसकी ज़िंदगी तो वापस नहीं आएगी। वो किसी की माँ थी, वो किसी की बहन थी, किसी की पत्नी थी, उनका तो घर उजड़ गया। उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या पुलिस प्रशासन करेगा या जुडिशल सिस्टम करेगा या समाज करेगा? कौन करेगा? कौन है जिम्मेवार इसका? वो अकेला लड़का नहीं है। जिस पेरेंट्स ने उसके हाथ में उस गाड़ी की चाबी दी है ना, सबसे पहले तो वो है, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि ये हमारे शहजादे का क्या बिहेवियर है, क्या स्वभाव है, वो किस तरीके की प्रवृत्ति का है। उसके बाद भी उसके हाथ में गाड़ी दे दी। क्यों नहीं उसके हाथ से चाबी ली? क्यों नहीं उस पर कोई खुद से उसके पिता ने या उसकी माता ने कोई एक्शन लिया? अरे भाई, अपराधी को आप कब तक संरक्षण दोगे? समझाना किसका फर्ज है? सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही होता है। अब रही बात उसके दोस्त की, जो दोस्त साथ में बैठा है। अब कहते हैं ना कि हाँ भाई, वो तो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने वाले का कसूर होता है, लेकिन साथ जो बैठा हुआ शख्स है उसका नहीं होता। ऐसा नहीं है। साथ में बैठे हुए शख्स का भी कसूर उतना ही होता है जितना गाड़ी चलाने वाले का। क्योंकि आपको पता है आजकल उकसाने में नशा किया है, अरे भाई तेज चलाओ गाड़ी, तेज चलाओ, एक्सीलेटर पर पाँव रखा और चलो। ये नहीं पता कि उसको संभाला कैसे जाए, ब्रेक भी लगानी पड़ती है, स्टेयरिंग पकड़ लिया, आगे गाड़ी चलानी, कंट्रोल करना आए या ना आए। उसके बाद फिर इस जैसे दोस्त जो साथ में बैठे हुए, चलो भाई चलो चलाओ, और उसके बाद होता क्या है आपके सामने ही है। तो ऐसे साथ बैठे हुए दोस्तों के अगेंस्ट भी कानून तो है। गैर इरादतन हत्या का केस उस पर भी दर्ज हो सकता है अगर वो किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी में संलिप्त पाया गया। लेकिन क्या होगा इससे? आ जाएगा कुछ दिनों बाद, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, महीनों बाद, नहीं तो लिपापोती करके केस को दबा दिया जाएगा। केस तब तक हमारी नॉलेज में रहता है जब तक मीडिया में है। जैसे मीडिया से गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों से दूर दिमाग से दूर, यही होता। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक ये सब खेल रुकने वाला नहीं है। आज ये गए हैं, कल को कोई और परसों कोई और, ऐसे ही चलता जाएगा ये सिलसिला। कानून कितना लचर है और कानून का क्या हाल है इस बारे में वो आप सभी को पता है। लोग हत्या के बाद भी बाहर आ जाते हैं, ये तो गैर इरादतन हत्या का केस है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का जीवन, एक तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे कड़े कानून बनाए जाने चाहिए कि जिसके बाद कोई कानून तोड़ने का ना जिंदगी में सोचे भी ना। डर ही एक ऐसी चीज होता है, वो कहते हैं ना कि जब तक आपको डर नहीं है किसी चीज का तब तक आप करते जाते हो, लेकिन जब कानून का डर होता है ना तो हर इंसान डरता है। पुलिस, कानून, सबको पता है यार क्या होगा, 2 दिन 4 दिन जाएंगे और उसके बाद जमानत हो जाएगी, कंप्रोमाइज होगा, वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो चला गया वो तो वापस आएगा ही नहीं। जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।
मेरा सिर्फ एक यही सजेशन है हर उस पेरेंट से और हर उस मालिक से जो गाड़ी अपनी किसी दूसरे को सौंपता है। सबसे पहले तो जिसको आप गाड़ी सौंप रहे हो ना, उसके पूरे चाल चलन के बारे में जानकारी लो। आपको पता होना चाहिए कि वो कितना जिम्मेवार है। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा और आप जिम्मेवारी के साथ किसी जिम्मेवार इंसान को ही चाबी सौंपोगे ना गाड़ी की, तभी हम लोग सुरक्षित सड़कों पर चल पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।